आपको मैं एक अजीब बात बताता हूँ। ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही आपको हैरत होगी। एक दिन बड़ी इमरजेंसी थी, मैंने रैंडमली एक दरवाजा खटखटाया, ऐसे ही रैंडमली। तो वो दरवाजा खोला, अंदर एक खातून थी, उनके साथ एक लड़का खड़ा था। मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीज़न हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है ना वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम धुलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरियाए स्वात में फेंकी। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। देखें, शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वजीर आजम नहीं होगा। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, और मेरे सामने बैठकर ये बात हुई थी कि जनाब हम ऐसा कर देते हैं कि 3-4 चीजें तय कर लेते हैं आज। एक, हम फौज के किरदार को महदूद कर देते हैं हमेशा के लिए, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का पूरा एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके। दूसरा, हम इलेक्शन का एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके, ताकि आइंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। अस्सलाम नाज़रीन, आप सियासत पे पी के देख रहे हैं। सोरा बरकत आपसे मुखातिब है। आज बहुत ही स्पेशल हमारा इंटरव्यू है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज एंकर इमरान रियाज खान साहब पता नहीं कहां से कहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप बहुत शुक्रिया आपका। आपके उन अल्फाज के लिए भी बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए चंद दिन पहले बोले। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और बहुत सारे और दोस्तों का, जो इस बात को याद रखते हैं कि हम सबको जीने का हक कम से कम जो है वो होना चाहिए, और बोलने का हक तो ज़रूर होना चाहिए। जीने का हक होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैं उन तमाम आवाज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रूल ऑफ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बुलंद होती हैं। तो उनमें एक बड़ी तवाना आवाज़ आपकी भी है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा इमरान साहब, गुज़श्ता एक हफ्ते आप पर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई। दो बड़े मोतबर साफी शाहिद असलम साहब और अहमद नूरानी साहब, उन्होंने बाकायदा अपने व्लॉग्स के अंदर जिक्र किया कि खुदा ना खास्ता आपको एलिमिनेट करने का प्लान था, आपके ऊपर अटैक किया गया और आपको मारना मकसद था। इज इट ट्रू? देखिए, मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता सकता चीज़ों की, उसके रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीज़न हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है ना वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। वो जब कुछ साफियों ने इस तरह का, अच्छा उनको भी ना कन्फ्यूजन था, वो कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आपको दोबारा अगवा कर लिया जाएगा और अब आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए अगवा हो जाएंगे। वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे अगवा किया जाए, वो एक तकलीफ दे प्रोसेस है। यानी मुझे अपने जब मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया था, उस बीच में मैं कभी कभी ये सोचता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो मेरे से बहुत बेहतर रह गए हैं। यानी इस दुनिया से चले जाना ज्यादा आसान है, और वो जो तकलीफ है जिसको वहां बर्दाश्त करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप दुनिया से कटे हुए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती, ना आपके लिए दिन दिन होता है, ना रात रात होती है,
ना आपकी कोई मर्जी होती है, ना आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, आपको चलने के लिए भी जगह मुयसर नहीं होती, बस आप एक पिंजरे में बंद होते हैं। आपकी सोचों तक के ऊपर पहरा लगा हुआ होता है, हर वक्त 24 घंटे आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जब दिल करे आपको कोई जगा दे, जब दिल करे आपको कोई दवाई खिला दे, जब दिल करे आपको इंजेक्शन लगा दे, जब दिल करे आपको फैंटी लगा दे, तो आप एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे जिस आदमी में थोड़ी सी भी गैरत हो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है वहां पे। मेरे साथ ये हुआ। यानी अगर ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर आपको एक दवाई दे दी जाए, आप हंस रहे हैं तो फिर आप सारा दिन हंस रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं तो फिर आप सारा दिन रो रहे हैं। यानी ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं। तो वो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे उन्होंने कहा जी लंबे अरसे के लिए आपको गायब किया जा सकता है। फिर मुझे एक दो सोर्सेज है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपकी जान को खतरा है। दूसरा, जब मुझे छोड़ा गया था तो मुझे जिस आदमी ने छोड़ा था उसने कहा था कि अब तुम्हारा आखिरी हाल यही है कि अगर अब भी तुम जाओ और जाके हमारी मर्जी के मुताबिक ना चलो तो हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा, तुम्हें मारना ही फिर मसले का हल होगा। ये मुझे उस ऑफिसर ने कहा था जिसने मुझे छोड़ा था। उसने कहा या तो तुम्हें हम यहाँ लेकर आएंगे वापस, तो मैंने कहा इससे अच्छी तो मौत है। उसने कहा तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये उसका जुमला था। और उसने मुझे ये भी कहा कि फिर इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा था। देखें, मैं 5 महीने तक काम नहीं कर पाया ना, मैं, आपने मेरी हालत देखी है, मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ और मैंने इस दिन का इंतजार किया कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो ये जो मेरी फॉलोइंग है या जो मेरी जुबान है या अल्लाह ताला ने मुझे जो काबिलियत दी है, इसका मैंने जाके हिसाब भी तो देना है। तो मैं अपना काम करूंगा। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त और उन्हें जाना पड़ गया, क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि अब ये रियासत का इसका निज़ाम किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और सबको इस बात की भी समझ आ गई थी कि मेरे बारे में भी उनको आइडिया था कि ये जब तक बोलता रहेगा तब तक खुश रहेगा, और जब इसको हम रोक लेंगे इसके काम से तो ये अ, यानी मुतमईन नहीं रहेगा। मुझे वो, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सौराब भाई रह ही नहीं सकता अपना काम किए बगैर, मुमकिन नहीं है। तो मैं अपना काम शुरू कर दिया, इन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर दिया, फिर लंबे अरसे तक मुझे जेल में भेज दिया। 1 महीना मुझे इन्होंने रखा अपने पास, फिर मैं छूट कर आया, फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मुझे बाकायदा कुछ इंटेलिजेंस के लोग मिले, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। यानी उन्होंने कहा जी हम अचानक अच्छा। यहाँ पे आ गए, तो अचानक तो कोई कहीं पे भी नहीं आता। तो मेरे से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो, आप अब हज पे चले जाएंगे, तो आपका अदालत में केस लगा हुआ है। मैंने कहा जी मैं अदालत से इजाजत लूंगा, मुझे आप लोगों की नीयत के ऊपर आइडिया नहीं है कि आप मुझे जाने देंगे या नहीं, लेकिन मैं अदालत से इजाजत लेकर हज पे जाऊंगा। लेकिन वो जो मेरे साथ हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसके बाद ना मुझे मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने उसको ना फॉर ग्रांटेड लिया उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम धुलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। वो जो डिवाइस थी, स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको, और हम ज्यादा केयरफुल हो गए। मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर ली। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाए। मैं ये बात सुन के उस बंदे की थोड़ा सा यानी मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। अब जर्नलिस्ट है ना, हमें आदत है सवालात करने की। मैंने कहा तुम बताओ मैं किधर हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान साहब आप जिधर भी है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद रेड होगा, आप यहाँ से निकल जाएं। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे रेड होगा। कहते सर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप यहाँ से निकल जाओगे। मेहरबान आदमी था, और उसने अपना पूरा तारुफ भी नहीं करवाया, लेकिन उसने मेरे से 3 या 4 मरतबा रब्ता किया आज तक, और हर मरतबा एक अलग नंबर से ही रब्ता किया उसने। तो उसने कहा जी आप जहाँ हैं ना भाई, आप यहाँ से निकल जाएं फौरन। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे पास से उठकर गया था, मैंने उसी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई। तो वो रास्ते से वापस आ गया। मैंने अपनी गाड़ियां भी वहां छोड़ी, सब लोगों को वहां छोड़ा, और मैं उठ के वहां से उसके साथ गाड़ी में बैठ के खामोशी से, ऐसे ही बिल्कुल गैर महसूस तरीके से, वो गैराज से मैं बैठ के निकला और मैं चला गया उसके साथ। 7 मिनट के अंदर वहां पे रेड हुआ, विद इन 7 मिनट्स। यानी मुझे बाद में मेरे लोगों ने बताया कि 7 मिनट के अंदर यहाँ घेरा पड़ गया था हर तरफ से। अच्छा, उसमें बाद में जब हमने पता कराया तो खैबर पख्तूनख्वा का एक इदारा है, उसका नाम है DSB। ये जैसे आपका पंजाब में होता है ना स्पेशल ब्रांच, या आपका इस्लामाबाद में वजीर आजम के पास होती है एक IB टाइप की,
इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का कोई डीएसबी है, ये उसके लोग उसके अंदर कुछ आइडेंटिफाई हुए। तो वहां हमें परेशानी शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जो है वो, आपको पता है कि वो वजीर आला के कितने इख्तियारात हैं, वहाँ इख्तियारात वजीर आला उतने इंजॉय नहीं कर रहे जितने होने चाहिए एक वजीर आला के, और ज्यादातर इख्तियारात जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया। फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त हैं, उनमें से मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा जी वजह क्या है? उसने कहा जी हम आपको खुद फंसवा देंगे, तो आपने ये भरोसा नहीं करना कि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ पे आप सेफ है, यहाँ से आपने अपने आप को फिर भी महफूज रखना है। मैंने फिर अपनी लोकेशन चेंज की, वो 2 3 4 दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था और मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे ये कंफर्म किया, एक सहाफ़ी है उन्होंने भी किया कि आपको ना ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया, और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची वो ज़्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूँ, तो मैं जिस तरह गया हूँ वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज़ भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है, और तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी घिनौनी है और बहुत अजीब चीज़ें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है। यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ, इस मुल्क में मेरा घर है, हम्म। इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरी ज़मीन है, मैं इसको ओन करता हूँ, इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक वादी को, इसके एक एक इलाके को, एक एक चप्पे को। मैं मालिक हूँ इस मुल्क का, और मेरी तरह 25 करोड़ और मालिक हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। और जो मेरे सोर्स ने मुझे कहा उससे मिलती जुलती चीजें मैंने ग्राउंड पे, मुझे रिपोर्ट्स भी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मैं, जब तक कि चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती या मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं इस सिस्टम के साथ, जो पहले मैं कर रहा था कॉपरेशन के, मैं हर अदालत में पेश हो जाता था, हर जगह पे आ जाता था, जो मुझे कहता था मुलाकात करने में मुलाकात भी कर देता था। तो मैं इन चीजों से अब गुरेज करूंगा, और जब तक हो सकेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा सर, अब जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, ये जाहिर है आप पर है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट किया, जाहिर है आपने उसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा जनाब वो स्मगलर्स पता नहीं क्या करते हैं, और इस तरह से इमरान रियाज खान बहरहाल पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो बहरहाल सर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, ये दुरुस्त है? देखें, जावेद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि मैं बैठ के स्मगलर्स के साथ निकल गया हूँ, ये इतना आसान, पाकिस्तान से निकल जाना ये ऐसे इतना आसान जैसे उन्होंने बता दिया, ऐसे है नहीं। तो ये पता नहीं किस दौर की वो बात कर रहे हैं, जब लोग बैठते थे कश्तियों में और कश्तियों में बैठ के निकल जाते थे और वहां ओमान में चले जाते थे, और ओमान वाले आगे से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह के वीजा लगा देते थे, या उनको आगे से जो है वो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप कर देते थे। पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज मुल्क है। तो ओमान जो है उसकी टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान से भी आगे है, दुबई की टेक्नोलॉजी भी बहुत जी। आगे है। वहां पे जो भी आदमी एंटर होता है या वहां से एग्जिट होता है, उनके पास पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। ये आज से चंद दहाइयां पहले तो ये चीजें मुमकिन थी, अब ये ऐसे मुमकिन नहीं है। देखिए, मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जो मैं कर सकता था, उसके लिए मैंने कीमत भी चुकाई, मुझे चोट भी लगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं, जो जावेद चौधरी साहब वाली कहानी है वो ठीक नहीं है। वो मेरे से पूछ लेते तो मैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड बता ही देता। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी इंपैक्ट वाली आवाज है। एक साफी का और रियासत का इतना ज्यादा क्लैश हो जाना, या फिर रियासत का इतना जबर एक साफी के साथ और खास तौर पर आपके साथ, ये टू मच है, ये बहुत ज्यादा है, ये अनबिलीवेबल है। वाई आपने कभी खुद एंगेज मैं भी करने की सोचता कोशिश हूँ, नहीं की मैं कि मैं कम से कम मैं भी पूछूं कि सोचता हूँ वजह ये क्या बात। सुराब भाई, मैं भी ये बात सोचता हूँ। देखें, मेरा इख्तलाफ पहली दफा नहीं हुआ। पहली मर्तबा इख्तलाफ हुआ था मेरा, जनी मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो पहली दफा मैं रिपोर्टर था, तो मेरा एक दफा इख्तलाफ हो गया था। एक टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, वहां मैं कवरेज के लिए गया था, तो वहां एक छोटा मोटा फड्डा हो गया था, उसकी मैंने कीमत चुकाई थी। दूसरी मर्तबा लाहौर में आईएसआई का एक दफ्तर है, हम वजीर आला हाउस में कवरेज के लिए गए। तो उस आईएसआई ऑफिस के जो दफ्तर के मुलाजमीन हैं उन्होंने कुछ सहाफियों को मारा,
दूसरी दफा उनके साथ वहां एक झगड़ा हो गया था, उसकी भी बाद में इंक्वायरी हुई और हमारी सुलह हो गई थी। तीसरी मरतबा मुझे जो लड़ाई हुई वो ये हुई कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई आईएसपीआर की जानिब से, ये आ रही थी बार बार 2014 में, कि इमरान खान साहब का जो धरना है उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएं और उसको ग्लोरीफाई करें। तो मैंने वो करने से इनकार कर दिया था। तो 2014 का आप रिकॉर्ड निकालें तो एक्सप्रेस न्यूज में मैंने रिजाइन कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वहां पे यूसुफ बेग मिर्जा और कुछ उनके और साथी थे, वो दबाव डालते थे कि आप कुछ भी करें, आप ग्लोरीफाई करें जो भी इमरान खान और तारिक कादरी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जो कर रहे हैं वो उतना ही रहेगा, यानी अगर आप मुझे ग्राउंड पे भेज रहे हैं और मैं जाके वहां पे कवरेज कर रहा हूं तो जितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे मैं उतनी बड़ी तादाद में बताऊंगा। अगर वहां पे 1 लाख लोग हैं तो मैं जी 1 लाख बताऊंगा, और अगर 1 लाख नहीं है तो मैं 1 लाख नहीं बताऊंगा। तो इनकी जिद थी कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, तो मैंने उससे इनकार किया। फिर मुझे एक्सप्रेस न्यूज से इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। जब ऑफ एयर किया तो मैंने रिजाइन दे दिया, मैं फिर दुनिया टीवी में चला गया। बाद में सुल्तान लखानी साहब को एहसास हुआ, उन्होंने वो सारे बंदे निकाल दिए नौकरी से और मुझे वापस बुलवा लिया, मैं वापस एक्सप्रेस न्यूज में आ गया था। तीसरा ये था। चौथा प्रॉब्लम शुरू हुआ 2021 में। देखें, इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज का मामला है ना, ये 2022 में नहीं हुआ, ये एक्चुअली 2021 में हुआ। और 2020 में भी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा सकता था, लेकिन हुआ ये था कि कोविड आ गया था। कोरोना वायरस की वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो डिले में पड़ गया था। आपको याद होगा कि 2020 में जो बाइडन ने इलेक्शन जीता था नवंबर में, और जी 2020 जी का जो दिसंबर है उसमें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ये प्रोग्राम शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज होने वाला है और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजकर दूसरी हुकूमत बना दी जाएगी। ये मामला 2021 में हो जाना था। जब जो बाइडन आ गए थे उसके बाद 2021 में ये मामला हो जाना था, लेकिन ये मामला हो नहीं पाया, ये डिले होता गया। और उसके बाद ये मामला 2022 के शुरू में मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। अब ये जुड़ता है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के साथ। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। देखें, शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वजीर आजम नहीं होगा। फिर उन्होंने दो तरफ उन्होंने पूरा अपना मूव चलाया था। एक, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डराया जनरल फैज हमीद दिखा के कि ये फैज हमीद आर्मी चीफ आएगा तो तुम लोगों को ये कर देगा वो कर देगा। हालांकि फैज हमीद ने अकेले ने क्या करना था, फैज हमीद ने जो भी ऐसा किया ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस वो सारी की सारी जनरल बाजवा के साथ मिलकर की थी। ये दोनों मुजरिम अगर हैं तो, हम्म, वरना दोनों ही बेगुनाह है। मैं इन मामला में कह रहा हूं, करप्शन में नहीं कह रहा। करप्शन के मामला जनरल बाजवा के अलग हो सकते हैं, फैज हमीद के अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ ने दोनों ने मिलकर की है, वो किसी एक ने नहीं की। और जितना जनरल बाजवा को सियासत का शौक था, हमने उनसे मुलाकातें की, बहुत सारे सहाफी जो उन्हें मिले उन सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर कितनी ज्यादा डिस्कशन करते थे और उनको सियासत का कितना ज्यादा शौक था, और आज भी उनको बहुत शौक है। थोड़े दिन पहले मैंने उनकी एक कॉल सुनी है, 1 घंटे तक वो एक बंदे से बातें कर रहे थे, मैं बैठ के आराम से सुन रहा था, बल्कि मैंने लिख लिख के सवाल भी दिए और मुझे उन्होंने सवाल पूछ के जनरल बाजवा से जवाब भी लिए। उनको ये नहीं पता था बाजवा साहब को कि इमरान रियाज सुन रहा है। तो मुझे अभी भी आइडिया है कि उनको कितना शौक है। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, जब मलक अहमद खान साहब ने मुलाकातें शुरू की थी सितंबर अक्टूबर में, ये जाते थे मिलने के लिए जीएचक्यू में, और मलक अहमद खान साहब जी वो बीच में कड़ी थे जो शरीफ खानदान और जनरल बाजवा के बीच में सौदेबाजी करवा रहे थे आने वाले वक्त के लिए और हुकूमत को तब्दील करने के लिए। फिर वहीं से आपको वो डिक्की वाली कहानी भी मिलती है कि डिक्की के अंदर शहबाज शरीफ को अंदर ले जाया गया। तो वो मलक अहमद खान साहब उसकी मेन कड़ी है जिन्होंने ये सारा काम किया था, और वो इतना करीब हो गए थे जनरल बाजवा के कि जनरल बाजवा के लिए वजीर आला पंजाब का मेन कैंडिडेट मलक अहमद खान बन गया था। शहबाज शरीफ को जब वजीर आला बनाया पंजाब का तो इस पे जनरल बाजवा बहुत नाराज हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मलक अहमद खान को बनाना है, लेकिन मलक अहमद खान को वजीर आला पंजाब नहीं बनाया गया। उसके बाद फिर पंजाब में फेयर इलेक्शन करवा के परवेज अली को मौका दे दिया गया और शहबाज शरीफ के बेटे का पत्ता साफ हो गया, हमजा शहबाज का। तो अब जनरल बाजवा जी जो आए थे एक्सटेंशन लेने के लिए, और उनका सौदा भी हो गया था एक्सटेंशन का। इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे चुके हैं, पीएमएलएन के कई बंदे गवाही दे चुके हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी। लेकिन चंद वाकयात 2022 में ऐसे हो गए कि उन वाकयात के बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के इम्कानात खत्म हो गए, और फिर जो है वो नए आर्मी चीफ आ गए।
अब जब नए आर्मी चीफ आ गए तो फिर जनरल बाजवा की तो होगी वहां पे कहानी खत्म। लेकिन आपको एक चीज और याद होगी कि इमरान खान साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो, याद है आपको? जी जी, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। इमरान खान साहब ने इसलिए कहा था कि जनरल बाजवा ने पंजाब में फेयर इलेक्शन करवा के 17 जुलाई 2022 को फेयर इलेक्शन करवा के इमरान खान को यकीन दिलवाया था कि पूरे पाकिस्तान में मैं ऐसा इलेक्शन करवा दूंगा, आप मुझे हम्म एक्सटेंशन ये हुकूमत दे रही है उसके ऊपर आप रुकावट ना डालें। हुकूमत जनरल बाजवा को हम्म 1 साल एक्सटेंशन देना चाहती थी, इमरान हम्म खान 6 महीने की बात करते थे, जनरल बाजवा 2 साल की एक्सटेंशन मांगते थे। ये तीनों की अलग अलग कहानी थी, लेकिन हुआ ये कि अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान को गोलियां लगने के बाद फिर वो कहानी खत्म हो गई और फिर नए आर्मी चीफ आ गए। हम्म ठीक है, मैं अब नहीं, अब आपकी इंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि आपके साथ जो जबर हुआ, आपके साथ जो रियासती देखिए, ज्यादतियां मैं हुई, जब इनके इस पास दौरान कैद में था आपकी। ना, मैं जब एजेंसियों की कैद में था तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी। अब देखे ना, उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा जी मैं क्यों, और भी बहुत सारे हम्म सहाफी तनकीद करते हैं, मेरे से 4 कदम आगे जाके भी करते हैं तनकीद, बहुत सारे लोग करते हैं। कहते हैं यार इम्पैक्ट, मुझे उस ऑफिसर ने कहा, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसने कहा इमरान साहब इम्पैक्ट। मैंने कहा जी वो क्या मतलब? कहते हैं यार वो बोलते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते हैं तो हमें बहुत इम्पैक्ट होता है, आपकी जो व्यूअरशिप है वो हमें मुतासर करती है, आपका इम्पैक्ट ज्यादा है इसलिए हमें पसंद नहीं है कि आप हमारे खिलाफ बोलें। और मैंने कहा जी मैं आपके खिलाफ तो नहीं बोल रहा, मैं तो ठीक बात कर रहा हूँ, जो बात मुझे ठीक लगती है वो मैं कर देता हूँ, क्या डेमोक्रेसी के लिए बात नहीं हो सकती? तो जब मुझे छोड़ा तो मुझे ऑफिसर के अल्फाज याद है, उसने कहा था हमारा मुल्क है, हम खुद चला लेंगे, आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो इसके बारे में। तो मैं उस वक्त, मेरी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उससे हाथ मिलाकर उसे कहा गुड लक, ठीक है अब चला ले मुल्क। तो जो मुल्क चला है हम्म पिछले 2.5-3 साल में उसका आपको आइडिया है। और दूसरा मुझे लगता है कि जाती कोई रंजिश है या कोई गुस्सा है, मुझे जाती तौर पे ऐसा नहीं है, यानी किसी के साथ कोई जाती गुस्सा तो मेरा हो नहीं सकता, कोई जाती झगड़ा तो है नहीं। हाँ, पीएमएलएन से मुझे शिकवा है कि इन्होंने हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के इनकलाब का नारा लगा के अवाम के जज्बात बेच दिए, और हमेशा इन्होंने बूट पॉलिश शुरू कर दी। मियाँ साहब के पास बेहतरीन मौका था कि वो इमरान खान को साथ मिला के, जब वो इमरान खान अपोजिशन में थे और मियाँ साहब ने पीडीएम की हुकूमत बना ली थी, इनके पास बेहतरीन मौका था, इमरान खान मान भी गए थे एक मौके पर, और मेरे सामने बैठकर ये बात हुई थी कि जनाब हम ऐसा कर देते हैं कि 3-4 चीजें तय कर लेते हैं आज। एक, हम फौज के किरदार को महदूद कर देते हैं हमेशा के लिए, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का पूरा एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके। दूसरा, हम इलेक्शन का एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके, ताकि आइंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। और तीसरा, मईशत के ऊपर यह तय कर लेते हैं कि कोई सियासत मईशत पे नहीं करेगा, एक रोड मैप बना देते हैं, आइंदा 20 साल तक उस ट्रैक पे हम चलेंगे। ये 3 चीजें इमरान खान साहब तय करने के लिए तैयार थे, और इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच में इसमें कुछ जो है वो पैगाम रसानी भी हुई थी, लेकिन मियाँ साहब ने वो मौका भी जाया कर दिया, और उन्होंने अपनी बेटी को और भाई को जो है वो जाली फार्म 47 के ऊपर वजीर आजम। तो वहां तो मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इदारों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। यानी और भी लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत सारे, और यानी मुझे हैरत होती है कि मुझे उठाया तो 5 महीने गायब कर दिया, 5 महीने मुझे गायब कर दिया। मैं किसी को 1 मिनट भी गायब होने की मैं, या जबरी तौर पे लापता होने की मैं हमायत नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है हम्म कि यहां पे करें ना, किसी सहाफी को इस्लामाबाद से उठा के 1 महीना भी गायब करके दिखाएं, 2 घंटे गायब करके दिखाएं, नहीं। लेकिन मेरे लिए इन्होंने बहुत रिस्क लिया, मुझे इन्होंने 5 महीने तक, इन्होंने बीच में एक दो मौके ऐसे आए कि मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा और शायद मैं मर भी जाता। मैंने अपना सर फाड़ लिया एक दिन, टकरे मार मार के जी 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 जी। जंगले के अंदर। मेरे साथ एक बंदे ने बदतमीजी की, मैंने उसे काबू करने की कोशिश की, वो मेरे नहीं काबू आया, मैंने जंगला पकड़ के टकरे मारना शुरू कर दी और मेरा सर फट गया और सारा मैं खून से भर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन भी। तो मुझे तो लगता था मैं यहां से जिंदा निकलूंगा ही नहीं। मुझे सौराब खुद, मैं ये सवाल बार बार अपने आप से पूछता हूं कि प्रॉब्लम है क्या। यानी मैं बार बार इन्हें कहता था जी आप ले आए वो खबर, एक खबर ले आए जिसपे मेरे ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा बनता हो। आपने मेरे ऊपर 30 मुकदमे दिए हैं, मैं 90% से ज्यादा मुकदमात में बाइज्जत बरी हो गया हूं, साबित ही नहीं कर सके आप आज तक। एक जुमला, एक खबर, एक कहानी ले आए जो आपको लगे यहां पे मैंने गलत कहा है, या मैंने कोई ऐसी चीज दी है जो गैर कानूनी या गैर आईनी है, आप मुझे प्रोसिक्यूट करें, मुझे अदालत में ले जाएं, मुझे आप सजा अब दिलवाएं। लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, वो मसला नहीं है, अगर वो होता तो फिर आप यहां ना होते। इमरान साहब, ये मसला आखिर मैं है आपको क्या एक और इमरान चीज रियाज बता खान देता हूँ, मैं साहब आपको के एक और साथ चीज ये? बता देता हूँ। जी जी मैं, हमारे कुछ सहाफी हैं, वो ना जाके कुछ बड़े सीनियर लोगों से मिले थे जब मैं अगवा था, ना सिर्फ सहाफी बल्कि कुछ बड़े बिजनेसमैन है वो भी। इन लोगों ने मुझे बाद में बताया
इन्होंने कहा कि इमरान साहब, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, अब वो लोगों के नाम लेना मुनासिब नहीं है, वरना कल से मेरे ऊपर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं मुसीबत खुद खरीदता भी तो हूं ना, जरूरी नहीं है कि सारी मुसीबतें मेरे ऊपर खुद ही आ रही हूं। बहुत सारियों को मैं खुद भी दावत दे देता हूं बाद औकात। मैं आपको क्लियरली ये बता देता हूं, मुझे उन्होंने कहा कि यार आपका नाम लेते ही ऐसा चेहरा बिगड़ता है, ऐसे मुंह से फूल झड़ने लगते हैं कि खान साहब हम आपको क्या बताएं। तो कोई जाती नौयत की भी नफरत है, मैं इन लोगों को जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, लेकिन इतनी नफरत कहां से आई मेरी समझ से बाहर है।